कुछ ऐसे शैतानी शक्तियां जिन्हें कर्स मिलने के बावजूद भी सभी लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। यहाँ तक कि दूसरी दुनिया के एलियंस भी पृथ्वी पर आने लगे उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। इस फैंटेसी कहानी की शुरुआत होती है उस खतरनाक ताकत के बारे में बताते हुए जिसका नाम डेंजिया था। इस काली ताकतों का यूज अच्छाई के लिए तो यूज होता ही था, लेकिन अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो ये तबाही का एक कारण बन सकता है। इसीलिए सामुराई और बड़े बड़े योद्धाओं के एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इसे कैद करके रखेंगे, और तो और इस मायावी शक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ही जिम्मे थी। उन सामुराइज की आने वाली जनरेशन इस पूरे शक्ति की सुरक्षा किया करती थी। साथ ही साथ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस शक्ति के बारे में किसी और को पता चले, लेकिन प्राचीन कथाओं में इसका उल्लेख होता है, यानी कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे पाना चाहते हैं। हमें तो अब उस जगह की कुछ ऑफिसर्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ था। उस मेंबर का नाम ली होता है। ली फिजिकली तो काफी फिट था, लेकिन उसे मार्शल आर्ट्स और सामुराई बनने की कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली होती। इसीलिए वो चाहता है कि वो इस टीम में जाकर लोगों की मदद करे और अपनी फाइटिंग स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाए। पर यहाँ ली के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो उसे परेशान करने लगे। वो तो ली को कुछ ऐसे मुजरिम को ढूंढने के लिए बोलते हैं जिनकी पेंटिंग वो बना कर दे रहे थे, पर एक्चुअल बात होती है कि वैसे कोई मुजरिम है ही नहीं। वो सब सिर्फ ली को परेशान करने के लिए कर रहे थे। अब हमें आसमान में से एक बड़ा सा गोला पृथ्वी पर आता हुआ दिखाई देता है। ये मेटेरॉइड काफी जलने लगा था और एक भारी धमाके के साथ वो टकरा जाता है। जिस फॉरेस्ट के अंदर वो गिरा था उतनी दूरी पर सारी चीजें नष्ट हो गई थी। पर जब यहाँ पास लाया गया तो पता चलता है कि ये कोई मेटेरॉइड नहीं बल्कि कुछ एलियंस हैं जो कि पृथ्वी पर किसी पर्पस के लिए आए हैं। बात ये थी कि ये सभी एलियंस उसी डेंजिया नाम की पावर को हासिल करना चाहते थे, और अब शायद वो अपनी मायावी ताकतों का यूज करके चारों तरफ तबाही मचाकर उस पावर को हासिल करके ही रहेंगे। हमें तो ली दिखाया गया जो कि सुबह होने पर मार्केट में उन्हीं मुजरिमों को ढूंढ रहा था। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद वो एक लेडी के पास आता है और उससे उन मुजरिमों की पेंटिंग्स दिखाकर पूछता है कि आखिर ये कहाँ मिलेंगे। उस लेडी को भी इस बारे में नहीं पता तो वो उसे आगे जाने के लिए कहती है। तभी अचानक ली की नजर एक आदमी के ऊपर गई जिसका पेंटिंग उसके पास मौजूद था। वो आदमी तो एक फिश पॉट लेकर एक घर की तरफ जाता है रूम रेंट पर लेने के लिए, लेकिन वहाँ के मैनेजर ने उस आदमी को कह दिया कि तुम ये फिश अंदर नहीं लेकर जा सकते, यहाँ पर ये चीजें सख्त मना है। अब वो आदमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने रहने के लिए सारे पैसे दिए, फिर उसकी जो भी चीजें होंगी वो वहाँ पर लेके जा सकता है, इसका उसे अधिकार है। दोनों में अब इसी बात पर बहस छिड़ जाती है। अब यहाँ लड़ाई झगड़े तो हो रहे थे, लेकिन उस आदमी के फिश पॉट में जो फिश मौजूद होती है उसका साइज अचानक ही बढ़ने लगा। वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसके नुकीले दांत बन चुके थे। देखकर यही लगता है कि ये कोई नॉर्मल मछली नहीं बल्कि क्रिएचर थी जो इतने समय से अपने आप को छुपा कर रख रही होती है। उस बड़े से फिश क्रिएचर ने तो सामने मौजूद सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। पूरे रूम्स के अंदर वो तबाही मचाने लग जाती है। ली जब इस चीज को देखता है तो तुरंत ही वहाँ पर आ गया उस फिश को रोकने के लिए। ली के पास कुछ फाइटिंग स्किल्स होती हैं, वो उसका यूज करके फिश से फाइट तो कर रहा था, लेकिन इतना काफी नहीं होता। वो फिश बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और सामने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करती है। पर अचानक अब एंट्री होती है उसी लेडी की जिसने ली की मदद की थी। उस लेडी के मूवमेंट्स तो काफी फुर्तीले थे और वो बहुत ही तेजी से उस मछली को पकड़ने के लिए चली गई। उसने तो फिश को कई सारे टेबल्स के अंदर पकड़ने का ट्राई किया, पर वो उछलते हुए वहां से भागने लगी। ली उसका पीछा छोड़ता नहीं, वो भी छत के ऊपर चला जाता है उस मछली के पीछे। अब यहाँ लेडी कुछ चारों तरफ फेंकती है जिससे कि वहाँ मौजूद जितने भी लोगों ने ये नोटिस किया था वो सब भूल जाते हैं। इससे पता चल रहा था कि वो भी एक जादूगर है। अब लेडी तुरंत ही अपने आप को हवा में बदल देती है और कपड़े के रूप में सीधा उसका पीछा करने लगती है। दोनों लगातार फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ली ने नोटिस किया कि वो लेडी अपना रूप बार बार चेंज कर ले रही है। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा इलास्टिक का है और वो किसी अलग ही प्रजाति से बिलोंग करती है। बट जब उस लेडी ने अपना असली चेहरा दिखाया तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी। उसका नाम फ्लाई होता है, जो उन सारे सामुराई और वॉरियर्स के ग्रुप से बिलोंग करती है जो सालों से डेंजिया नाम की उस पावर्स की प्रोटेक्शन करते आ रहे हैं। ली तो यहाँ फ्लाई की खूबसूरती देखकर एकदम से पिघल गया था, बट उस मछली को पकड़ना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो इसी तरीके से टाउन में तबाही मचाती रहेगी। वो दोनों अपनी तलाश जारी रखते हैं और जब वो एक कंपार्टमेंट में पहुंची तो वहाँ एक लेडी मौजूद थी। वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन ली अब उससे पूछने लगा कि वो मछली कहाँ पर गई। वो लेडी पता नहीं क्यों हंसती है और फिर अपनी खिड़की से छलांग लगा देती है। अच्छी बात ये हुई कि ली और फ्लाई ने उसे पकड़ लिया था। बाद में जब जादू उतरता है तो पता चला कि वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक बदसूरत आदमी है जो अपना भेष बदलकर यहाँ बैठा हुआ था। उस आदमी को ऊपर खींचते हुए फ्लाई ने पूछा कि वो मछली कहाँ पर है। तब जाकर वो आदमी बताता है कि अंदर मौजूद एक पेंटिंग में ही वो छुपी हुई है। ली तो उस आदमी को संभाल रहा था और वहीं फ्लाई चली जाती है मछली को पकड़ने के लिए। दीवार पर मछलियों की कई सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी।
तो अब फ्लाई उन सभी को काफी गौर से देखने लगती है कि वो क्रिएचर कहाँ छुपा हुआ है। अचानक पता चला कि वो बीचों बीच मछली में छुपा है, जो कि अब सीधा बाहर आकर हमला करने लगता है। वो फिश क्रिएचर तो भागने का भी ट्राई कर रहा था, बट फ्लाई ने अपने मैजिकल जाल निकाला और उसे पकड़कर छोटा कर दिया, यानी कि फिश क्रिएचर हमेशा हमेशा के लिए पकड़ा जा चुका है। फ्लाई को तो उस जगह पर एक और इम्पोर्टेंट पेंटिंग दिखती है। वो बहुत अजीब दिख रही थी, इसीलिए वो उस आदमी से जबरदस्ती पूछने लगी कि ये किसके लिए पेंटिंग है। वो आदमी साफ कहता है कि इस पेंटिंग को लेने के लिए कोई यहाँ पर आने वाला था और ये बहुत ही एंशिएंट पेंटिंग है। लेकिन अब फ्लाई ने बोला कि ये पेंटिंग अब मुझे चाहिए। वो आदमी बेचारा अब कुछ कर नहीं सकता था, पर जब ये बात ली को पता चली तो वो कहने लगा कि अब ये सारी चीजें पुलिस वालों के अंडर आती हैं, तो इसीलिए तुम इनमें से कोई भी पेंटिंग नहीं लेके जा सकती। फ्लाई तो यहाँ ली के ऊपर हंसने लगी, क्योंकि वो उसकी एक बात नहीं सुनने वाली थी। फ्लाई ने अपना जादू किया और ली को सारी बातें भुला दी, यानी ली को अब कुछ याद नहीं रहेगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर मिला था और वो फिश क्रिएचर से लड़ा था। सभी लोग ली को वहाँ उठाते हैं और उसे कंफर्टेबल कराते हैं। अब हमें दूसरी तरफ फ्लाई दिखाई गई, जो अपनी हाइडिंग प्लेस पर होती है। उस जगह पर तो एक बूढ़ा आदमी भी मौजूद था, जो कि उसका मास्टर होता है, और मास्टर भी उन्हीं फैमिली से बिलोंग करते थे जो सालों से डंजिया नाम के उस पावर की सुरक्षा कर रहे हैं। फ्लाई को भी मास्टर ने अच्छी ट्रेनिंग दी थी और आज जाकर वो इतनी काबिल बन चुकी है। फ्लाई के मास्टर ने जब उसके द्वारा पकड़कर लाई गई उस फिश क्रिएचर को देखा तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। दरअसल ये फिश क्रिएचर जानबूझकर वहाँ भेजा गया है, जिससे कि फ्लाई उसे अपने हाइडिंग एरिया पर लेकर आए। यानी इस क्रिएचर के भी ऊपर वाले लेवल के क्रिएचर्स हैं जो चाहते थे कि वो उनकी लोकेशन पता करें, और अब हो सकता है कि उन खतरनाक क्रिएचर्स की आदमी इस फिश क्रिएचर के बारे में पता लगाते हुए यहाँ पहुंच जाए। मोस्ट ऑफ द शैतानी क्रिएचर्स का यही टारगेट था कि वो डंजिया नाम की उस पावर को हासिल करे। ये बातें मास्टर भली भांति जान चुके थे, इसीलिए अब मास्टर फ्लाई को लेकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी टीम इकट्ठा करनी होगी। मास्टर जानते थे कि वो सारे खतरनाक क्रिएचर्स काफी भारी पड़ सकते हैं उनके ऊपर, तो इसीलिए वो निकल पड़े अपने कई सारे साथियों को इकट्ठा करने के लिए। मास्टर तो फ्लाई को ये आदेश देते हैं कि तुम यहीं पर रुककर अपने सभी साथियों के साथ वेपन्स जमा करो। जितने ज्यादा जादुई वेपन्स होंगे उतना ही एडवांटेज हमें क्रिएचर्स को मारने में मिलेगा। यानी कि अब सारी चीजें उन सभी के हाथ में है और मास्टर तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। फ्लाई अपना काम समझ चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ पर काम करने वाले सभी को बुलाती है और प्लान समझाती है। उन्हें जल्द से जल्द बड़े से बड़े वेपन को जमा करना होगा। अब फ्लाई जब अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी तभी भूकंप आता है। ये भूकंप इतना ज्यादा बड़ा था कि जमीन पूरी तरीके से टूटने लगी। एक पूरा ग्राउंड एकदम से तहस नहस हो जाता है, बट उस भूकंप की वजह से नीचे मौजूद कुछ दरारें बन गई होती हैं। फ्लाई अपने दो साथियों के साथ सीधा उस भूकंप वाले अंदर की जगह पर चली गई, मानो कि वो एक अलग ही कंपार्टमेंट बनाया गया हो जहां जंजीर से बंधी हुई एक सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फ्लाई ने जब पहली बार उसे देखा तब उसे रियलाइज होने लगा कि ये वही क्रिएचर है जिसे सालों पहले मास्टर्स ने कैद किया था। ये क्रिएचर भी डंजिया नाम की उस शक्ति के पीछे पड़ा हुआ होता है। सालों पहले इस क्रिएचर ने चारों तरफ तबाही मचाकर बहुत सारे लोगों को मारा था, और यही रीजन होता है कि मैजिकल वॉरियर्स ने सालों पहले इससे जमीन के अंदर इस स्ट्रक्चर में बंद किया था। थोड़ी देर में ही उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि ली भी आ जाता है, क्योंकि उसे भी इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही थी। हमें तो अचानक वहाँ एक अजीब तरीके का क्रिएचर दिखाई दिया जो रेड कलर का था। वो रेड क्रिएचर कहीं और से नहीं बल्कि उसी एस्टेरॉइड में से आया होता है जो जमीन पर क्रैश हुआ था। वो रेड क्रिएचर तो अपनी पूरी पावर्स लगा देता है उस गोले कलर के स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। यानी कि वो रेड क्रिएचर इतने सालों से कैद हुए उस खतरनाक डीमन को आजाद करने आया था। अब वो स्ट्रक्चर जब पूरी तरीके से टूट जाता है तो उसके अंदर से बड़े बड़े पंखों वाला वो डीमन बाहर निकल चुका था। उस डीमन का नाम टाइगर होता है, जो इतने सालों बाद आजाद हो गया है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि टाइगर की शक्तियां रेड कलर के उस क्रिएचर से कई ज्यादा हैं। अब यहाँ फ्लाई और उसके बाकी सारे दोस्त ये चीजें देखकर तो नहीं रह सकते थे। उन्होंने अब तुरंत ही वहाँ जाकर हमला करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो डीमन यानी कि खतरनाक टाइगर अपने बड़े बड़े पंखों को हिलाता है तो वो सब पीछे गिर जाते हैं। यानी कि वो सभी वॉरियर्स उस क्रिएचर के पास तक भी नहीं आ पा रहे थे। अब वो क्रिएचर उड़ता हुआ सीधा उनके पास आता है और उसने फ्लाई को पकड़ लिया था। शायद वो फ्लाई को मारने की प्लानिंग कर रहा है, बट अच्छा हुआ कि ली वहां पर आ गया और वो तुरंत डिस्ट्रैक्ट करके फ्लाई को दूसरी तरफ लेकर चला गया। फ्लाई तो बच जाती है, लेकिन ली ट्राई कर रहा था कि वो अपनी कटाना की मदद से क्रिएचर पर हमला करे। अफसोस की बात यह होती है कि ब्लैक डीमन ने ली का हाथ पकड़ लिया होता है। अब वो इतनी ज्यादा पावर लगा रहा था कि ली का हाथ जलकर राख होने लगा। अगर डीमन ने उसकी बॉडी को भी पकड़ लिया तो शायद ली का बचना नामुमकिन है।
फ्लाई इस तरीके से ली को मरने तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ ली को पकड़कर लाती है और तुरंत ही वहां से भागने लगती है। वो डीमन इतना ज्यादा तेजी से रोर कर रहा था कि वहां पर जितने भी पत्थर थे नीचे गिरने लगे होते हैं। बट इतना तो कंफर्म है कि वो खतरनाक क्रिएचर्स हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। फ्लाई सबसे पहले ली को अपने साथियों के साथ उस हाइडिंग एरिया पर लेकर आती है जहां इसका इलाज किया जा सके। ली की हालत बहुत ही ज्यादा पतली थी और वो कभी भी मर सकता था, लेकिन उस जगह पर कई मेडिकेशंस वाले डॉक्टर होते हैं तो उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ली का तो एक भाई भी मौजूद था जो बोल रहा होता है कि अब उसके मास्टर भी नहीं है, वो अपने कई काबिल साथियों को बुलाने के लिए चले गए। यानी फिलहाल इस समय के लिए उनके पास कोई भी लीडर नहीं है। उन्हें अब एक ऐसे लीडर की जरूरत होगी जो उनको इस समय पर गाइड कर सके। फ्लाई के भाई को लगा कि एक समय पर उसकी बहन फ्लाई को ही लीडर बना देना चाहिए, पर लीडर इस तरीके से नहीं चुने जाते। वो एकदम निडर और उसके अंदर कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिससे कि आगे चलकर वो पूरे कबीले को संभाल सके। फ्लाई का भाई तो अब चारों तरफ घूमकर अपनी टीम के लिए एक लीडर ढूंढ रहा था। बहुत देर के बाद उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम बेकी था। बेकी के हाथ पर फ्लाई के भाई ने एक सर्कुलर निशान देखा होता है। ये सर्कुलर निशान प्रॉपरली शो करता था एक ऐसे जादूगर को जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, और ऐसे जादूगर ही हमारी टीम के लीडर बनने के काबिल होते हैं। फ्लाई के भाई ने जब इस चीज के बारे में सभी को बताया तो सभी चौंक गए, क्योंकि वो लड़की भले से ही एक बहुत ही बड़ी वॉरियर होगी, लेकिन उसका बिहेवियर तो एकदम बच्चों वाला था। बेकी भी एकदम से चौंक गई कि ये सभी लोग उसे इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं। इस वजह से उसे और ज्यादा अच्छा लगने लगा तो वो और मस्ती करती है। लेकिन फ्लाई के भाई ने ये कंफर्म कर दिया था कि बेकी हमारी नई लीडर बनेगी। उसमें साफ साफ ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लीड करने के काबिल हो सकती हैं। और तो और बेकी के पास पीकॉक मॉन्स्टर बनने की एबिलिटी है, यानी कि अगर उसे जब भी गुस्सा आता तो बेकी एक बहुत ही बड़े पीकॉक मॉन्स्टर में बदल जाती। सिर्फ बेकी को उन चीजों के ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग अगर वो उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो उसे लीड कर पाएगी। बट फ्लाई इन चीजों से नाराज थी। वो बिल्कुल भी ऐसे लीडर के बारे में नहीं सोच सकती जो उससे छोटा है और एकदम सीरियस नहीं है। बात बात पर बेकी हमेशा मजाक ही करती रहती। अब इन चीजों की कंफर्मेशन करने के लिए फ्लाई ने अपने मास्टर से टेलीपैथी के थ्रू बात करना चाहा। वो उनसे पूछती है कि हमें एक लीडर की जरूरत है और बेकी नाम की उस लड़की को लीडर बनाया जा रहा है। मास्टर अब जरूर बात करना चाहते थे, लेकिन वो दूसरे साम्राज्य में होते हैं। उन्होंने फ्लाई को बताया कि किसी भी तरीके से मुझे वो शक्तियां सुरक्षित रखनी होंगी, क्योंकि टाइगर और वो रेड क्रिएचर उसी शक्तियों के पीछे पड़े हुए हैं। मास्टर तो एक ऑक्टोपस टाइप की लेडी के बॉडी पर कंट्रोल करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। उन्होंने कहा कि तुम सभी जिसे लीडर बनाने का ट्राई कर रहे हो, यानी कि बेकी नाम की वो लड़की, वो एकदम सही पर्सन है लीडर बनने के लिए। तुम्हें थोड़ा भी ना सोचते हुए उसे लीडर बना देना चाहिए। बाकी मास्टर यही बोल रहे थे कि तुम सब भी किसी भी तरीके से उस साम्राज्य में आ जाओ जहाँ हम सब सुरक्षित रहेंगे। डंजिया नाम की वो सारी शक्तियां मास्टर के अंडर हैं तो वो सुरक्षित ही रहेंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद फ्लाई और उसके सभी साथी रेडी हो जाते हैं उस दूसरे साम्राज्य में जाने के लिए। हमें तो ली को दिखाया गया जिसके हाथ पैर टूट चुके थे, लेकिन उसके लिए लकड़ी के हाथ पैर लेकर आए जाते हैं ताकि वो चल फिर सके। अब तो ली भी उनकी टीम में शामिल हो गया था, जो कि अब दूसरे साम्राज्य की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। फ्लाई अभी भी नाराज थी क्योंकि वो अपने से छोटी उम्र की लड़की को लीडर बनते हुए नहीं देख सकती थी। अब उन सभी को दूसरे साम्राज्य तक पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय करना था। वो सभी अपने रिसोर्सेज जमा करते हैं और तुरंत ही निकल पड़ते हैं। अब यहाँ रात होने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा में आ चुके थे तो वो वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। हर कोई फ्लाई से यही डिस्कशन कर रहा था कि हमारी लीडर एक छोटी बच्ची है, इस पर हम सभी को शर्म आनी चाहिए। चौंकाने वाली बात होती है कि बेकी ने उनकी बातें चोरी चुपके सुन ली थी। उसे इस बात पर बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, और इसी गुस्से के कारण वो अपने असली फॉर्म यानी कि पीकॉक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगी थी। इस समय बेकी को अपने पीकॉक मॉन्स्टर पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए सामने मौजूद वो फ्लाई के भाई पर ही हमला कर देती है अपने क्लॉज की मदद से। उसने क्लॉ के अंदर पकड़ लिया था और उसे मारने ही जाती है, लेकिन फ्लाई के भाई ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, तुम हमारी लीडर हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सारी बातें करने के बाद बेकी नॉर्मल हो जाती है और फ्लाई के भाई के बॉडी के ऊपर गिरती है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि फ्लाई का भाई बेकी का भरोसा करने के साथ साथ उसे पसंद भी करता था, पर फ्लाई को ये बातें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमें तो अब दूसरी तरफ उस साम्राज्य में फ्लाई के मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने कई सारे साथियों के साथ मौजूद थे। वो सब अपने पावर से इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो एक बहुत ही अच्छा वेपन बना पाए। ये वेपन उस मिस्टीरियस डंजिया की ताकत को होल्ड कर सकता था।
मास्टर और उसके कई सारे साथियों ने अपनी पूरी पावर झोंक दी एक फायर वेपन बनाने के लिए, और अब थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो उस आर्क को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पर कहते हैं कि बुराई बता कर नहीं आती। उस जगह पर अब एंट्री हो जाती है रेड क्रिएचर और उस डीमन की। दोनों जल्द से जल्द अपनी पावर का यूज करके उस आर्क को ही चुरा लेते हैं। दोनों ही क्रिएचर्स अपने बॉडी में से कुछ वेव्स निकाल रहे थे। ये वेव्स उन मास्टर्स को पीछे ढकेलती हैं और कमजोर बना देती हैं। लेकिन ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि रेड क्रिएचर और डीमन ने उस आर्क को चुरा लिया है और अब वो सीधा वहां से दूर जा रहे थे। उनका नेक्स्ट टारगेट था कि इस पूरी कम्युनिटी के लीडर पर हमला करके उसे मारना, यानी कोई और नहीं बल्कि वो बैकी के पीछे जा रहे थे। बैकी ही इस समय उनकी लीडर होती है। वहाँ दूसरी तरफ हमें पता चला कि ली भी कहीं ना कहीं बैकी पर भरोसा करता है कि वो उनकी लीडर बन सकती है। बैकी को इससे बहुत ही ठीक लग रहा था और वो फीलिंग भी अच्छा करती है, इसीलिए अब उसने अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके ली के कटे हुए हाथ और पैर को जोड़ दिया। इससे ली के हाथ पैर एकदम सही हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बैकी काफी कमजोर हो गई थी। वो जब भी अपनी पावर इस्तेमाल करती उसकी एनर्जी ही कम हो जाती। अब अचानक वो जहाँ रुके हुए थे उस जगह पर क्रिएचर द्वारा भेजे गए कई सारे आदमी आ जाते हैं। उन्होंने लगातार हमला करना स्टार्ट कर दिया जो कि ब्लेड से वार कर रहे थे। पर ली अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो भी अब पूरी फुर्ती से उन पर पलटवार करता है और उन सभी को पछाड़ देता है। ताज्जुब की बात थी कि ली ने अकेले ही उन्हें टक्कर दी होती है, यानी ली इतने सारे दुश्मनों से लड़ा है कि उसकी फाइटिंग स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई। हमें तो अब एक बहरूपिया दिखाया जाता है जो कि फ्लाई के मास्टर का रूप धारण करके वहाँ पर आ चुका था। वो बहरूपिया फ्लाई और उसके भाई को बताने लगा कि तुम्हें बैकी नाम की उस लड़की को मारना होगा, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरा बन सकती है। अब उसके मास्टर जिस तरीके से बात कर रहे थे तो फ्लाई को शक हो गया। फ्लाई अपने भाई से बोलती है कि ये हमारे मास्टर नहीं हो सकते, ये जरूर कोई बहरूपिया है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फ्लाई और उसका भाई इसीलिए उस मास्टर पर भरोसा नहीं करते और उसे यहाँ से भगाते हैं। जैसे ही फ्लाई का भाई उस पर हमला करने गया तो बहरूपिया अपने बॉडी से वो वेव निकालकर उसे दूर ढकेल देता है। अब वो उसे मार पाता है इससे पहले फ्लाई के असली मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर ने तो बहरूपिया के साथ एकदम लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, बट साथ ही साथ वो फ्लाई और उसके भाई को कमांड देते हैं कि वो बैकी को लेकर यहाँ से सेफ जगह पर चले जाएं। फ्लाई और उसका भाई तो वहाँ से जा भी रहे होते हैं। मास्टर उस बहरूपिये के साथ फाइट करने में लग गए। फ्लाई और उसका भाई बैकी को जब फॉरेस्ट के रास्ते से लेकर जा रहे होते हैं तो पानी में एक हलचल होती है। पता चला कि पानी के अंदर से एक ऐसा आदमी निकला है जो उस पूरे पानी को कंट्रोल कर सकता था। उसने अब उसी पानी की मदद से फ्लाई और उसके भाई पर हमला कर दिया। बैकी तो नीचे गिर जाती है और वो घायल हो चुकी थी। फ्लाई और उसका भाई कुछ समझ नहीं पाते कि वो बचेंगे कैसे, क्योंकि उन दोनों का पानी की वजह से दम घुटने लगा था। थोड़ी देर और हो जाएगी तो वो दोनों वैसे ही मारे जाएंगे। इसीलिए उसने अपनी पावर की मदद से सामने पड़ी हुई स्टिक को तुरंत ही उस आदमी के ऊपर मारा। वो स्टिक बहुत ही ज्यादा तेजी से जाकर उसके बॉडी में चली गई, जिससे वो आदमी वहीं पर मर जाता है। पानी का असर खत्म होने के बाद फ्लाई और उसका भाई सही सलामत नीचे गिर जाते हैं। फ्लाई अभी के लिए बेहोश थी, इसीलिए उसका भाई उसका ख्याल रखता है, लेकिन बैकी ने अपनी काफी सारी पावर्स यूज कर ली हैं। फ्लाई का भाई जब बैकी को आकर चेक करता है तो उसका पूरा बॉडी एकदम से चेंज होने लगा था। ऐसा लग रहा होता है कि वो अब मरने वाली है। फ्लाई का भाई बैकी का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मत जाओ। अब इस मोमेंट पर फ्लाई का भाई एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये उनके बहुत ही पुराने राजा का विजन होता है जो इस समय फ्लाई के भाई को दिख रहा था। फ्लाई का भाई बिल्कुल नहीं समझ पाता कि ये क्यों हो रहा है। तब जाकर वो राजा सब समझा रहे थे कि कई साल पहले उन्होंने ही डंजिया की पावर यूज की थी कई खतरनाक क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए। उनमें से वो टाइगर वाला डीमन सबसे पहले होता है। इसीलिए उन राजाओं ने इस डंजिया की पावर को कंट्रोल करने के लिए वो आर्क बनाया था। ये वही आर्क होता है जिसे कि टाइगर, डीमन और उस रेड मॉन्स्टर ने चुरा लिया है। राजा ने तो सच्चाई बताई कि उस आर्क की असली पावर इस लड़की यानी कि बैकी में है। तो वो फ्लाई के भाई को जिम्मेदारी देते हैं कि वो बैकी को अच्छी तरीके से लेकर जाए और उसकी बॉडी को एक अच्छी जगह पर रखे। फ्लाई का भाई अब तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है अपने रियल वर्ल्ड में, लेकिन अब बैकी की हालत बहुत खराब थी और वो उसके ही गोद में दम तोड़ देती है। फ्लाई का भाई इससे एकदम निराश हो चुका था। थोड़े समय तक वहीं रहने के बाद उनके कई सारे साथी वहां आ जाते हैं। सारे मास्टर्स वहां पहुंच चुके थे और डिसाइड किया जाता है कि उन्हें किसी भी तरीके से उन दोनों मॉन्स्टर्स को मारना होगा। अगर उन्हें पृथ्वी को बचाना है तो उनका खत्म होना जरूरी है। उन क्रिएचर्स के हाथों अगर डंजिया की पावर्स लग गई तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अब मास्टर्स ने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स ली के अंदर प्रोवाइड की। ली को सबसे पहले वो तैयार करते हैं उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। फ्लाई को भी थोड़ी पावर्स दी जाती हैं क्योंकि उसके अंदर पहले से वो एनर्जी थी, लेकिन उसे अनलॉक करने की जरूरत होती है।
थोड़ी सी अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद दोनों रेडी हो चुके थे उन क्रिएचर से लड़ने के लिए। ली सीधा चले जाता है उस डीमन से लड़ने के लिए जो काफी ज्यादा ताकतवर था। वो अपने पंखों से लगातार वेव्स जनरेट भी करता है, लेकिन ली को जो पावर्स मिली थी वो भी वेव्स जनरेट करने वाली होती हैं। उसने काउंटर वेव्स मारे जिससे कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ली ने अब लगातार टाइगर डीमन के ऊपर हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्लाई दिखाई जाती है जो उस रेड मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही थी। रेड मॉन्स्टर के पास कई सारे टेंटिकल होते हैं जो फ्लाई के ऊपर फायर करता है, लेकिन फ्लाई जो काफी फास्ट होती है वो उन हमलों को डॉज कर लेती है। उसने भी अब मौका देकर पलटवार कर दिया रेड मॉन्स्टर के ऊपर। रेड मॉन्स्टर भी काफी घायल होकर डायरेक्टली नीचे गिर जाती है। इस समय पर वो टाइगर डीमन ने वो फायर आर्क सीधा फेंक दिया था रेड मॉन्स्टर की तरफ। रेड मॉन्स्टर ने अब तुरंत ही उस आर्क के अंदर अपनी कुछ पावर्स डाली और उससे एक हमला चारों तरफ फेंक दिया। उसमें से तो कुछ ऐसे नुकीले बॉल्स निकल रही थी जो कहीं भी जाती हैं तो वो तबाही मचाने लग जाती। ये सारे खतरनाक बॉल्स चारों तरफ फैलने के कारण अब उनकी जान खतरे में थी। बट तभी अचानक पूरा समय एकदम से रुक जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो एक जगह पर स्टक हो चुके हैं। अब जाकर आसमान में एंट्री हो रही थी उस पीकॉक मॉन्स्टर की। पीकॉक मॉन्स्टर पहले से और ज्यादा ताकतवर लग रही होती है और वो तुरंत ही उस जगह पर आकर सारे उस नुकीले बॉल्स को अपने साथ लेकर चली जाती है। पीकॉक मॉन्स्टर ने तो उन सारे बॉल्स को फायर कर दिया था दोनों क्रिएचर्स के ऊपर, लेकिन टाइगर डीमन और रेड मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं थे। वो दोनों कोलैबोरेटिव एफर्ट डालते हैं और उन सारे बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। पीकॉक डीमन जब सामने से जा रही थी तो रेड मॉन्स्टर ने उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लिया। रेड मॉन्स्टर तो अपनी आधे से ज्यादा पावर इकट्ठा करके पीकॉक मॉन्स्टर को मारने के लिए एक हमला तैयार करती है और पीछे की तरफ से वो टाइगर डीमन हमला करने आ रहा था। पर जैसे ही वो डीमन वहां पहुंचता है तब तक पीकॉक मॉन्स्टर वहां से हट चुकी थी। रेड मॉन्स्टर ने जो हमला तैयार किया होता है वो सीधा जाकर उस ब्लैक डीमन को लगा। इससे एक बहुत ही बड़ा चेन रिएक्शन हो जाता है और वहां धमाके होने लगे। उसमें वो टाइगर डीमन खत्म हो जाता है और रेड मॉन्स्टर को काफी चोट लगी थी। पीकॉक मॉन्स्टर जो अभी भी हवा में थी उसने रेड मॉन्स्टर को तुरंत ही पकड़ा और उस पूरे नुकीले बॉल्स की तरफ फेंक दिया। यानी कि अब रेड मॉन्स्टर अपने ही जाल के अंदर फंस जाती है और उसकी भी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सारी चीजें एकदम से बैक टू नॉर्मल हो गई होती हैं। बेकी भी अपने असली रूप में आ गई और सभी एक जगह पर बैठकर काफी डिस्कशन करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रुप को इसी तरीके से बरकरार रखेंगे और अगर कोई भी खतरा इन फ्यूचर आता है, जो कि आएगा ही, तो वो एक साथ रहकर उनसे फाइट करेंगे। हमें पता चलता है कि सभी ने बेकी को एक्सेप्ट कर लिया है उनका नया लीडर के रूप में। बेकी और फ्लाई के भाई में तो अब रिलेशन भी चालू हो चुका था। यहाँ ली और फ्लाई भी एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं और इसी तरीके से हमारी हैप्पी एंडिंग हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।